आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग. हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड. करंटली इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं और फिलहाल इंडियन पॉलिटिक्स जो चल रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में जो चल रहा है, वो भाई गजब चल रहा है. कम्प्लीटली अनएथिकल जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो सभी की सभी हो रही है. रीजनल पार्टीज़ को तोड़ा जा रहा है. फॉर एग्जांपल शिवसेना, एनसीपी और हर किसी को तोड़ा जा रहा है. तो उसके लिए बीजेपी मोस्टली 3 टैक्टिक्स यूज़ कर रही है. इन शॉर्ट में अगर हम समराइज करना चाहें तो फर्स्ट इज़ द हॉर्स ट्रेडिंग, सेकेंड सेंट्रल एजेंसीज का दम दिखा के, एंड लास्ट इज़ द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. हमने ये सेंटेंस कई बार सुना है पिछले कुछ सालों में कि 50 खो के काम ओके. उन्होंने क्या, शिवसेना की जो ओरिजिनल पार्टी वो क्लेम कर रही है कि उन्होंने पैसों के दम पे शिवसेना को तोड़ा और उनके एमएलओज को भी तोड़ा और बाद में उन लोगों ने ज्वाइन किया बीजेपी को. ये बस पैसों का मामला नहीं है. कुछ केसेस में पोस्ट भी देके लोगों को खरीद लिया गया है अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन पार्टी. चलो एक बार देखते हैं कि हमारे कैंडिडेट्स कौन कौन है. फर्स्ट एक फॉर एग्जांपल नारायण राणे जी को ने सबसे पहले अपने करियर की शुरुआत शिवसेना में की थी. फिर बाद में उन्हें बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी से निकाल दिया गया था. उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, जहाँ पे उन्हें अश्योरेंस मिला था कि उन्हें सीएम की पोस्ट दे दी जाएगी. पर बहुत सालों के बाद भी उन्हें वो पोस्ट बिल्कुल भी नहीं मिली. उसके पर उनका जो होल्ड था कोंकण रीजन, रत्नागिरी, इन सब एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बीजेपी को ऐसा ही कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए था अपना होल्ड जिसका हो कोंकण एरिया में. तो फिर इलेक्शंस होने के बाद जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया तो फिर बात ख़त्म. ही वॉज गिवन द एमएसएमई यूनियन मिनिस्टर पोस्ट. उसी के बाद अगर हम जाए तो सेकंड एग्जांपल वॉज फ्रॉम ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कई पीढ़ियों से कांग्रेस में ही है. उन्हें जो चाहिए वो पोस्ट नहीं मिल रही थी. देयर वाज अ लॉट ऑफ पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन. और ये उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ज़रा सुनिए. सबसे पहले मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है. हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं. ये एक संदेश हम इस अधिवेशन से भेजना चाहते हैं. तो फिर बीजेपी ने वो एक अपॉर्चुनिटी देखी और फिर उन्हें स्टील एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की उन्हें पोस्ट दे दी गई थी. और वो अकेले नहीं गए, वो जाते वक्त अपने साथ 21 एमएलए लेके बाहर गए. द सेम केस हैपन विद हेमंत बिश्व शर्मा एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. नेक्स्ट थिंग जो है, जो बहुत सारी अपोजिशन पार्टी जिसके खिलाफ बोलती है, वो इसकी सेंट्रल एजेंसीज का दम दिखाया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है. उसके हिसाब से इसका करंट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एनसीपी पार्टी का है, जहाँ अजितदादा पवार 2 जुलाई 2023 को बीजेपी ज्वाइन करता है और उसके 6 महीने बाद उन पर जो सारे एलिगेशंस थे वो सभी के सभी हटाए जाके उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है. पर उन पर जो एलिगेशंस थे वो 70,000 करोड़ के स्कैम के थे और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के फ्रॉड के थे. पर इस पर बीजेपी का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, हम वो भी देखते हैं. सरनाइक जब उद्धव सेना में थे, एमवीए की सरकार, मतलब उद्धव जी की सरकार थी, उनके ऊपर एक केस चल रहा था. उद्धव जी की सरकार ने मुंबई पुलिस के द्वारा ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से रिपोर्ट डलवाई कि इनका पूरा केस गलत है, इनके ऊपर कोई केस नहीं. उनकी सरकार ईडी हाईकोर्ट के सामने खड़ी होकर कहती है कि उस समय जो पुलिस ने रिपोर्ट दी थी वो गलत है, प्रताप सरनाइक पर केस चलेगा. यही मोदी जी की गारंटी है. ईडी प्लीन बॉम्बे हाईकोर्ट अगेंस्ट क्लोजर ऑफ टॉप्स ग्रुप केस बाय मुंबई पुलिस. पवार के आने के बाद से उनके ऊपर जो आरोप लगा है करप्शन का, उसके ऊपर आपकी पार्टी कुछ करेगी या नहीं करेगी? हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है. किसी पर भी कोई भी आरोप हो, केस हो, वो जैसे है वैसे ही चलता रहे. So you're saying the cases will continue. I'm saying why I lie. I'll tell you the reason. Because in the heat of political statements, lot of statements are made back and forth. Somebody may call me corrupt. I may call somebody corrupt. The one thing we all rely upon is a court judgment. नेक्स्ट आते हैं
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे जाएंगे और राहुल गांधी मीम सर्च करेंगे तो आपको कई सारे मीम्स मिल जाएंगे कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर। अगर आप ऐसा करोगे या फिर अगर आप उस पर कॉमेडी बनाओगे तो देश का कोई भी बंदा राहुल गांधी को एज अ पीएम के फॉर्म में कैसे देख सकता है फ्यूचर में। तो और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये क्लिप देख सकते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द। और ऐसा नहीं है कि ये सारी टैक्टिक्स बस बीजेपी यूज़ कर रही है या फिर कोई अदर पार्टी यूज़ कर रही है। ये सभी की सभी चीज़ें कांग्रेस भी इस्तेमाल करती थी जब उनका शासन था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये जो ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ इतने आंदोलन में हिस्सा ले रही है, बीजेपी को इतने सारी भली बुरी चीज़ें कह रही है, इलेक्शंस लड़ रही है उनके खिलाफ, पर जब कांग्रेस का शासन था तब ममता बनर्जी ने कई बार ये क्लेम कर चुका है कि कांग्रेस उन्हें सीबीआई के दम पे धमका रहा है और उन्हें परेशान भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 1977 में इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई किया था 9 स्टेट्स के ऊपर, और वो भी एक ही दिन में। टोटल जो कांग्रेस का टाइम पीरियड है उसमें नियर अबाउट 90 टाइम्स प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि उनकी उस टाइम पे उस स्टेट की गवर्नमेंट से नहीं बन रही थी, और फिर बाद में प्रेसिडेंशियल रूल लगा के वहाँ पे री इलेक्शन करके अपनी सरकार वहाँ पे इस्टेब्लिश करते थे। सो करंटली आई एम फीलिंग कि भले आप किसी भी वोट दे, किसी भी पार्टी को वोट दे, एंड में ये लोग आपस में समझौता करके जैसे उन्हें चाहिए उस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ही देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आम आदमी या फिर जनता जनार्दन की वोट का कुछ फ़ायदा भी है या नहीं है, या ये बस सब शो के लिए चल रहा है। बट एनीवेज, इलेक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और ये हमारा हक है। उससे ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है। सो दैट्स वाई आने वाले इलेक्शंस में बेटर है कि आप कैंडिडेट देखें और फिर उसे वोट करें।